गेम्स चूंकि यहाँ पर हमें अपोजिशन की तरफ नजर आ रहे हैं, इन दैट सिनेरियो अगर कोई अपसेट होता है तो हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू इस पर क्या होगा। हमारे साथ तारिक चौधरी मौजूद है। तारिक चौधरी, नंबर्स खासे क्लियर हैं, लेकिन फिर भी आज हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से बताया गया कि कुछ अरकान से हल्फ भी लिया गया है, कुरान पाक पर हाथ रखकर कुछ ने हल्फ लिया है, कुछ ने नहीं हल्फ लिया है। फिर ये भी सामने आ जाना, कैमरास का सामने आ जाना, उसमें डायरेक्टली तो जाहिर है आप किसी को इल्जाम नहीं लगा सकते, लेकिन जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है। अब क्या लगता है आपको, हुकूमत को क्यों जरूरत पेश आ रही है इतनी ज्यादा एक्शंस लेने की, अगर हम सिर्फ बात करते हैं जो आज कुरान पाक पर हाथ रख के हल्फ लिया गया? देखिए, गुज़श्ता चंद दिनों की जो मीटिंग्स हैं, मुसलसल चीफ मिनिस्टरों का इस्लामाबाद में क्याम, मुसलसल गवर्नरों का यहाँ क्याम, अरकान पार्लियामेंट से राब्ते, उनके साथ उनकी दावतें, उनके साथ मीटिंग्स। कल आपको पता है दोपहर को सेनेटर्स के एजाज़ में जाना, फिर शाम को कोर कमेटी का इजलास हुआ, फिर कल रात गए पंजाब हाउस में मीटिंग हुई, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ कुछ लोगों से हल्फ लिया गया कुरान पाक पर, कुछ ने हल्फ लिया, कुछ ने नहीं लिया। ये जो इलेक्शन हुआ था इस्लामाबाद की सीट पर जिसमें हफीज़ शेख साहब हार गए थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हार गए थे, उस इलेक्शन में गैर मुतवक्को शिकस्त ने, हुकूमत की गैर मुतवक्को शिकस्त ने हुकूमती जो इत्माद है उसको लजाया है, उसको खासी हद तक मुतासर किया है। हालांकि ये एक सीट का मामला था, ओवरऑल तो हुकूमत ने अपनी सारी मुतवक्को सीटें जीती है। एक सीट हारी GDA के उम्मीदवार ने, पीर सदरुद्दीन शाह साहब ने, जहां PTI के MNAs ने, उनका इल्जाम है GDA का कि उनको वोट नहीं दिया। बाकी कहीं कोई अपसेट नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद इस एक सीट की शिकस्त ने, जो कि इसकी सिंबॉलिक अहमियत बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद से एक इंतशार की कैफियत है अपोजिशन हुकूमत की सफ़ों में, जिसकी वजह से बार बार ये मीटिंग्स होती हैं, बार बार श्योरिटी ली जाती है, बार बार बात की जाती है अपने अरकान सेनेट से कि वो अपने उम्मीदवार को वोट देंगे। क्योंकि इशू ये है कि इस तरह की आज चेयरमैन सेनेट की अगर कोई ऐसा रिजल्ट आता है जो हुकूमत की तवक्को के मुताबिक नहीं है, तो ज़ाहिर है उसके एतमाद को मज़ीद दचका पहुँचेगा, उसकी सफ़ों में मज़ीद इंतशार आएगा। इससे हुकूमत की फॉर्मेशन पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत की एक मॉरल अथॉरिटी होती है, वो शेक होगी। तो इसलिए हुकूमती सफ़े, हुकूमती हल्के जो हैं वो खासे खलबली में हैं, इसीलिए लोगों से बातें भी की जा रही हैं, इसलिए राब्ते भी किए जा रहे हैं। अब चूँकि हम इस वक्त ये कह नहीं सकते कि ये कैमरे किसने लगाए थे, लेकिन डेफिनेटली ये कैमरे उसी फरीक ने लगाए थे जो कि किसी खौफ का शिकार है, वसवसे का शिकार है, खदशे का शिकार है, और उसको ये लगता है कि शायद उसके कोई उम्मीदवार जो हैं, उसके जो वोटर हैं, उसके जो सपोर्टर हैं, उसके जो सेंटर्स हैं, शायद उसकी मर्जी के मुताबिक वोट नहीं डालेंगे। तो जो फरीक भी खौफ का शिकार है, जो फरीक भी खदशा का शिकार है, तो वही ज़ाहिर है हरकत करेगा। लेकिन किसने की है ये तो अल्टीमेटली तहकीकात के बाद सामने आएगा। लेकिन पैदर पे ऐसे वाक़यात हुए हैं, 7 ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं जिनमें से एक कुरम एजेंसी के अलावा सारी सीटें हुकूमत ने हारी हैं या उसके इत्तेहादियों ने हारी हैं। इसी तरह जो डस्के का इलेक्शन है वो हुकूमत ने हारा है, अपोजिशन ने जीता था, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ रिजल्ट जीतने के करीब थी और रिजल्ट रुक गया है, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। इसलिए अब हुकूमती जो है वो उसके अरकान जो हैं, उसके जो जिम्मेदार हैं, वो बार बार इंश्योर करते हैं, बार बार उस बात को नतीजा खेद बनाने की कोशिश कि कहीं कोई गैर मुतवक्को नतीजा ना आ जाए। ठीक है जी, तारिक चौधरी आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। इस वक्त आसमा शिराजी ने भी हमें ज्वाइन किया। आसमा, बहुत ज्यादा फोकस इस वक्त जाहिर है कि चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन अपनी जगह, लेकिन जो डेवलपमेंट सुबह हुई और खुफिया कैमरे वाली, उसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट एक वो ये कि सिक्योरिटी इंचार्ज को कल अचानक जो है वो तब्दील किया गया और रूल 17 के साथ उनको तब्दील किया गया, लेकिन बगैर इश्तिहार के। तो ये किस किस्म का माहौल इस वक्त बन रहा है? और जाहिर है कि एक बंदा ये काम नहीं कर सकता जिस तरीके से इंस्टॉलेशन की गई थी कैमरे की, और ये सारी चीजें जो शुकूक व शुबहात इतने सारे हैं, किस तरफ मोड़ रहे हैं, ये कहाँ जा रही है बात? देखिए, बात तो बहुत सच है और बात बहुत वाज़ेह भी है। अब इसको हम कोई भी नाम दें, किसी तरह से भी नाम दें, लेकिन सारी उंगलियां तो उधर ही उठ रही हैं जहां हमेशा उठती रही हैं। और ये बहुत एक अहम इलेक्शन भी है और इलेक्शन बड़ा फंसा हुआ भी है और 50-50 वाला इलेक्शन भी है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी जो थी वो सेनेट सेक्रेटेरिएट की और जो सेक्रेटरी हैं खास करके उनकी थी। और फिर आपको पता है इस वक्त चेयरमैन जो है वो खुद इंसानी साहब ही चेयरमैन सेनेट ही हैं, तो ज़ाहिर उंगलियां तो उधर ही उठेंगी।
तो उसकी वजह ये कि जिस तरह के सूरत-ए-हाल हुई पैदर पे, जिस तरह के वाक़यात सामने आए और संगिरानी साहब जो हैं वो रियासत के नुमाइंदे बताए गए और फिर उनके लिए हर हरबा इस्तेमाल करने की बात की गई और उसके बाद फिर कैमरों का बरामद होना, हलफ बर्दारी लेना। उससे पहले आपने देखा कि जो सेनेट का जिसमें गिलानी वर्सेस हफीज शेख थे, उसके अंदर भी लोगों का कंटेनर में रखा जाना और फिर बहुत से इल्जामात जो हैं वो मुसलसल एक ही तरफ जो है, एक ही तरफ उंगलियां वो यानी बात तो सच है पर बात है रुसवाई की। ये जो तवील फहरिस्त होती चली जा रही है, चाहे वो RTS हो, चाहे वो डस्का धुंध हो, चाहे वो खुफिया कैमरे, ये मजीद फहरिस्त लंबी होती चली जा रही है। बिल्कुल, महकमा ज़राअत से लेके महकमा मौसमियात तक और आज तो जो है वो टेक्नोलॉजी तक जो है वो बात आ गई है। तो ये तो सारे महकमे इसके अंदर जो हैं वो शामिल हो चुके हैं अब। ये बहुत अफसोस की बात है कि जिस तरह से पाकिस्तान के इस तरह बड़े इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जा रहा है और उसको फिर उसके ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यूज आ रहे हैं, आप देखें कि शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदार अपोजिशन है, जिन लोगों ने कैमरे ढूंढे हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। सवाल पैदा ये होता है कि कल आपने एक शख्स को जो कि सिक्योरिटी का इंचार्ज आपने मेजर रिटायर्ड हायर किया है, उसको आपने 24 घंटे के नोटिस के ऊपर 9 तारीख की डेट से ज्वाइनिंग की है। आपने इश्तिहार कहाँ छापा है, आपको अचानक सार्जेंट एट आर्म्स क्यों उनको लगाना पड़ा, और इसकी ये पूरी एक जो नेशनल असेंबली और सेनेट कवर करते हैं, सार्जेंट एट आर्म्स जो होते हैं ये एक अलग फोर्स होती है जो कि पार्लियामान के अंदर होती है, और कस्टोडियन जो होता है यानी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट, खास करके स्पीकर नेशनल असेंबली, उनके अंदर जो है वो सार्जेंट जो है वो किए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पूरा प्रोसेस था जिसको कि वायलेट करके एक शख्स को जो है वो इन्होंने 24 घंटे के अंदर तैनात किया। इसकी जरूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर वायलेशन हुई है तो फिर हम ये समझे कि क्या ये प्रोसेस जो हो चुका, कैमरे लग चुके, ये अभी खत्म नहीं हुआ है? बिकॉज किसी भी सिक्योरिटी इंचार्ज के अंदर पूरा जो अहाता है इस वक्त बिल्डिंग के, वहां के CCTV कैमरास भी आते हैं और अब सारी की सारी गेम जो है वो आके CCTV कैमरास पे स्टैंड करती है। जी देखिए, जाहिर है कि पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे जगह जगह कैमरे नस्ब हैं और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। वहाँ पे अगर 24 घंटे की जो तहकीकात के लिए मांगा गया है, जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने, मुसद्दिक मलिक साहब ने एप्लीकेशन दी है, उसमें ये तहरीर करवाया किया है कि आप हमें फुटेजेस दें, हम ताकि चेक करें और हम देखें कि कौन बिल्डिंग में आया, कौन गया। और ये नामुमकिन नहीं है क्योंकि राहदारियों के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, ऑफिसेज के बाहर कैमरे लगे हुए हैं। ये बहुत आसान है पता चलना कि ये जो खुफिया हाथ थे ये कौन थे और क्यों रातों रात जो है वो आपने वहाँ पे कैमरे नस्ब किए। और इस तरह के कैमरे जो कि बहुत ही जदीद है, ये कोई मामूली कैमराज नहीं थे जो हमें अभी तक टेलीविजन के ऊपर हमने देखे हैं या सोशल मीडिया के ऊपर, यानी स्क्रू के अंदर। और आप देखें वो जो एक मुख्तलिफ वीडियोस भी चल रही हैं उसमें वो साफ नजर आ रहे हैं कि बहुत गैर मामूली कैमरे हैं। तो ये कहाँ से आए, किसने दिए, किसने लगाए, ये इसकी जरूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये मुश्किल काम नहीं है, कमेटी अभी बना दी गई है। हो सकता है कमेटी जो सेनेट की हाउस कमेटी बनाई है, हाउस की तमाम मेंबर्स बैठ के देखें कि कहाँ कहाँ से लोग आए और कितनी फुटेजेस उनके पास आती हैं, कौन कौन प्रोवाइड, अगर डाटा साफ नहीं हो जाता। ये भी इस बात का भी एहतमाल है कि ऐसा ना हो कि जैसे जो कैमरे की फुटेजेस हैं पिछले 2 दिनों की या एक दिन की, खास करके 24 घंटे की, वो कहीं अब साफ ना हो जाए, उसको साफ ना कर दिया जाए। लेकिन फिर तो ज्यादा जिम्मेदार, अगर तो कोई भी ऐसा करेगा तो मेरे ख्याल में हुकूमत ज्यादा फंस जाएगी, कंसिडरिंग बहुत सारी चीजों सादिया, बहुत सारी चीजों के अंदर बहुत मामलात वाजे हैं, मगर शायद हमारे आंखों के कैमरे जो है वो खराब हो रहे हैं। अगर आप एक सेनेटरी हाउस की इलेक्शन की, मतलब इतना क्या इम्पोर्टेंट इलेक्शन है कि आप उसके लिए हर हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक बात है। इसको बेशक जो जिस तरह से मर्जी लें, ये जमहूरियत की रूह के तो खिलाफ है। और दूसरी बात ये कि आपने कहा जी ओपन बैलेट होना चाहिए था, ओपन बैलेट के जरिए से होना चाहिए और आपने उसको ओपन सीक्रेट बनाने की कोशिश की, तो क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? आर्टिकल 226 कहता है कि ये सीक्रेट बैलेट होना चाहिए, यानी कि कोई कैमरे की आंख भी ना देखे, कोई सबूत भी ना हो, कोई माइक भी ना लगाओ। भाई आप अगर ऐसा ही करना है, कोई मुवक्किल, कोई
कहीं से आप पैदा कर लें और आप उनको उनसे ये काम करवा सकते हैं, बजाय ये कि विजिबल कैमरे जो कि फिर नजर भी आ गए, पकड़े भी गए और उसके बाद फिर आप देखें कि सुबह से मजाक बना हुआ है। अब जो भी जीतेगा, अगर संजरानी साहब जीत जाते हैं जिनके की अक्सरियत भी नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि क्या सवाल नहीं उठेंगे? बहुत सारे सवाल उठेंगे कि आपने क्या क्या सेनेटर्स को किस तरह से धमकाया होगा। इसी तरह से अगर गिलानी साहब जीते हैं तो जाहिर है एक शक का एलिमेंट तो हर तरफ पाया जाता है, लेकिन अक्सरियत इस वक्त हाउस में यूसुफ गिलानी साहब यानी पीडीएम की है। तो अब ये इलेक्शन जो है, अब से थोड़ी देर के बाद जब रिजल्ट अनाउंस होगा और पता चलेगा कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है इसके अंदर, तो फिर जाहिर है कि वो सारी चीजें इसका तारीख का हिस्सा बनेगी, रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी और हाउस की हर कार्रवाई रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है। तो ये एक बड़ा अलार्मिंग होगा देखना कि किस तरह से चीजों को जो है वो आगे इसके बाद प्रोसीड इसको किया जाता है। अपने एक गलत काम को छुपाने के लिए कितने और गलत काम किए जाते हैं या इधर ही रोक दिया जाता है और आगे के लिए बेहतरी के लिए सोचा जाता है और सोचा जाए कि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े हाउस को इस तरह से शकूक और शुबहात के उसके अंदर नहीं फेंक सकते। आपको पाकिस्तान में क्लैरिटी देनी है चीजों के अंदर, तो आपको अभी फैसला करना होगा कि इसके बाद और नहीं कुछ भी करना, जैसे है उसको लोगों को उसी तरह से वोट करने दें, अपनी चॉइस बनाने दें जो देना बनाना चाहता है। हो सकता है संजरानी साहब बड़ी अक्सरियत के साथ जीत जाए एक फेयर इलेक्शन के बाद भी, तो ये मौका तो मिलना चाहिए। ठीक है, तारिक चौधरी साहब ये फरमाइए कि अब जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, ए पार्ट ऑफ आप आज के इलेक्शन को अलग रख दें और जो कुछ भी हुआ, ये जो कुछ भी हुआ मुकद्दस ऐवान में जहां पे जो है वो कानून साजी वहां पर होती है और जिसकी जितनी बड़ी अहमियत है, सबसे मुकद्दस ऐवान पाकिस्तान का माना जाता है, खुद उसकी अपनी सिक्योरिटी जो है वो कितनी बड़ी स्टेक के ऊपर है इस तरह की। क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं टिकटॉक के लिए वो जो बड़ा मशहूर हुआ था, फॉरेन ऑफिस में जाके और हर दरवाजे को लात मार के खोला और जाके वहां पे टिकटॉक्स बनाई। तो ये क्या हो रहा है इस वक्त इस्लामाबाद में? देखिए, हमने देखा है कि तकरीबन 1995 से पार्लियामेंट को कवर करता रहा हूँ। आसमा मौजूद हैं, ये भी कोई 20 साल से तो कर रही होंगी या शायद थोड़ा सा कम अर्सा हो या ज़्यादा हो। पार्लियामेंट हाउस में जब हमारे जैसे लोग जो इतने सालों से जा रहे हैं, हमारे जो वहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और हम एक दूसरे को शक्लों से पहचानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ से निकलते हुए अपना कार्ड साथ लेके जाते हैं, कार्ड दिखाते हैं तलब करने पर, इतनी उसको बाकायदा किया जाता है इंश्योर के कोई ऐसा शख्स, गैर मुतल्लिका शख्स जो है वो ना जाए। अब देखना ये है, ये जो मुख्तलिफ बातें हो रही हैं सुबह से, इस वाक़े के बाद सुबह से गवर्नर सिंध आए, उन्होंने कह दिया कि माजी में जो मुस्लिम लीग नून ने बंदे भर्ती किए थे, किसने कह दिया यूसुफ गिलानी साहब जब 1993 में स्पीकर थे, इस बात को भी 22-23 साल गुजर चुके हैं, उस वक्त भर्तियाँ की होंगी। एक साहब ने कह दिया कि जी ये तो सारे बंदे मुस्लिम लीग नून के हैं। शिबली साहब ने कह दिया कि ये अपोजिशन ने खुद किया होगा। उनके साथ फैसल जावेद साहब थे, उन्होंने भी कह दिया खुद किया होगा। फवाद चौधरी साहब कह रहे कि नहीं ये तो CCTV कैमरे थे। अब सारे वाक़यात के बाद शाम 3:30 बजे, 3:45 बजे इंकशाफ हुआ कि जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनको 2 दिन पहले भर्ती किया गया। चले मैं मान लेता हूं कि चेयरमैन सेनेट के और स्पीकर साहब के इख्तियारात होते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि वहां पर रिक्रूटमेंट के लिए कमेटीज होती हैं, उनको इत्माद में लिया जाता है। ये भी ठीक है कि उनकी की गई भर्तियों को क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन उनकी की गई भर्तियां रिवर्स नहीं होती हैं, लेकिन उनकी की गई भर्तियों पर सवाल किया जाता है कमेटीज में, जो ईमान की कमेटियां होती हैं। फिर जाहिर है किसी पोस्ट के लिए आपने भर्ती करना है, ये तो आपका इख्तियार है कि आप किसको भर्ती करें, लेकिन साथ आप पर यह भी लाजिम है कि आपको इख्तियार तो दें, लोगों से कोई कंपटीशन तो तलब करें, पता चले कि 1 या 2 या 3-4 लोग आए और उनमें से जो सबसे बेहतर हो उसको भर्ती करें। तो ये जो 2 रोज पहले भर्ती हुई है इतनी अहम पोस्ट पर, जिस शख्सियत ने पूरे ईवान बाला की सिक्योरिटी को, ना सिर्फ सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं करना था, बल्कि इस इलेक्शन प्रोसेस में शामिल हर बिल्डिंग की, हर इंस्टॉलेशन की, उसके हर चीज को 100% शफाफ बनाना था। अब जाहिर है जिस हॉल में आज इलेक्शन होना था, आज इलेक्शन हो रहा है, उसकी सिक्योरिटी भी तो करनी थी। ये देखना था कि वहां कोई ऐसा गैर मुतल्लिका बंदा न घुस जाए। एक लम्हे के लिए फर्ज कर लें कि अपोजिशन ने किया है, तो जाहिर है अपोजिशन को या किसी को भी वहां घुसने से रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? किसकी जिम्मेदारी थी कि वो हॉल सील होता है, वहां सिर्फ वो मुतल्लिका आदमी जाता है। जाहिर है इलेक्शन कमीशन ने कल 1:30 बजे उसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये थी कि उन्होंने बॉक्स आपको देने थे या वो जो वॉल देनी थी जिसके अंदर वो पोलिंग स्टेशन बना है। बाकी जिम्मेदारी तो सेनेट के सेक्रेटेरिएट की थी, सेनेट के स्टाफ की थी। तो इसलिए उस हाल की जहां पर इतना बड़ा प्रोसेस होना है,
मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है, मुल्क के कानून साजी का सवाल है, हुकूमतें लरज रही हैं, अपोजिशन परेशान है, लॉबिंग हो रही है, इतना बड़ा वाक़या है। आज सब सुबह से बैठ कर मुझे बात कर रहे हैं, तो उस जगह की, उस प्रेमिसेस की हिफाजत की जिम्मेदारी, इसका मतलब है ये साहब जो आए थे, जो नए आए हैं 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, उनकी जिम्मेदारी थी। तो जाहिर है इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले किसी से बात तो की जाती, किसी से मशावरत तो की जाती, पता चलता कि क्रेडेंशियल क्या है। अब तो जाहिर है फिर इसका मतलब ये है कि आज ये लेटर मंजर-ए-आम पर आया है, या तो कल ये मंजर-ए-आम पे आ जाता, तशहीर कर दी जाती कि मैंने चेयरमैन के तौर पर मैंने इन साहब को बरसी कर लिया है, अब सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ये है। तो अगर किसी को पता नहीं था, आज पता चला अचानक, तो फिर इस आज अगर पता चला है तो ऐसा कैसे हो गया कि इससे पहले इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अब अपने व्यूअर्स को एक दफा फिर से सेनेट की जानिब लिए चलते हैं। So now, do we wait for another 20 minutes, or do you want the count to start? Mike. We have to wait. Unless he gives it in writing. So we will then, I hope that you all will not become restless. I mean, you want to, I hope you're not writing petitions while you're sitting over there in those 20 minutes. Good. So 20 minutes we have now. You can stretch your legs and basically rest in peace. So we will have to wait for 20 minutes till such time as the announced time for the close of poll, which was 5 o'clock, is approached. Thank you. बाद ही वोटिंग में गिनती का अमल जो है उससे आगे बढ़ाया जाएगा। तो अभी आपको बताते चले कि वोटिंग तो तमाम तर हो चुकी है। 4:40 पर तमाम तर पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से वहां मौजूद अरकान से ये सवाल किया गया कि अगर आपको लगता है कि 20 मिनट आपको चाहिए, आप इंतजार करना चाहते हैं, अगर तमाम अरकान जो हैं वो वोट तो कास्ट कर चुके हैं, तो फिर वहां पर मौजूद अरकान की जानिब से ये कहा गया कि हम 20 मिनट तक इंतजार कर लेंगे। फिर प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से ये कहा गया कि ठीक है, अगर आप 20 मिनट इंतजार करना चाहते हैं तो हम 5 बजे ही जो वोट डाले गए हैं उनकी गिनती के अमल को आगे बढ़ाएंगे। तो अब इंतजार है 5 बजे का, जिसके बाद वोटिंग एक ऑनरेबल मेंबर जो उसने वोट नहीं डाला, जमात इस्लामी के जो है वो जाहिर है कि आज न्यूट्रल रहेंगे। अब हो सकता है कि इस बीच में हुकूमत की कोशिश हो या अपोजिशन की कोशिश हो, जिस किसी की भी कोशिश हो, एक 20 मिनट का जो एक वक्त दिया गया रिकंसिडर करने के लिए, और उसके बाद ऑफिशियली जो है वो 20 मिनट बाद पोलिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के बाद, उनके तकर्रुर के बाद अगला आने वाला जो चेयरमैन होगा वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए जो है उसका इंतखाब जो इसको कंडक्ट करेगा। मिर्जा मोहम्मद आफरीदी हुकूमती इत्तेहाद और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो है वो मैदान में होंगे, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से है। तो आज हमने देखा कि पोलिंग का अमल मुकम्मल तकरीबन हो चुका है। 20 मिनट का इस वक्त दिया गया है और ये अपनी टाइमलाइन को मैच करेगा। बिल्कुल। अभी आपको बता रहे हैं कि 20 मिनट का वक्फा है, जिसके बाद वोटिंग जो है वो काउंट की जाएगी। दूसरी जानिब आपको बताते चले कि डी चौक पर तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के कारकुन आमने सामने हैं। दोनों जानिब से नारेबाजी की जा रही है। इस पर मजीद भी बात करते हैं। उस्मान मुजफ्फर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, मामला क्या है? इससे पहले हमने देखा कि कॉन्फिडेंस वोट पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी, आज फिर ये हो गया। उस्मान, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं आ रही है। अपने व्यूअर्स को ये बता रहे हैं कि दोनों जानिब से एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। डी चौक पर तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के कारकुन एक दफा फिर से आमने सामने आ गए हैं। और इससे पहले एक हमने सिचुएशन देखी थी जिसमें नो कॉन्फिडेंस का वोट डलना था, जो वजीर आजम इमरान खान के हक में आया। उस वक्त भी हमने इस तरह का एक आमना सामना देखा था। उस्मान मुजफ्फर की तरफ चलेंगे। क्या सूरत हाल देखी जा रही है डी चौक पर? क्यों सिचुएशन ये क्रिएट हुई है? जी उस्मान, उस्मान आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, जानना चाहते हैं कि क्या मामला है ये?
जी बिल्कुल, जब इससे कबल जो वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ले रहे थे तो यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद थे और दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगज़ेब और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हुल्लड़बाजी की गई, धक्कम पेल की गई और जूतियाँ उछलाई गई। तो इसके बाद आज की सूरत हाल के हवाले से आगाह करता चलूँ तो आज भी ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के बल्कि अपोजिशन के कारकुनान, जिसमें पीपल्स पार्टी के भी कारकुनान हैं, इनमें मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले भी कारकुनान हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और एक दूसरे के आमने सामने होकर नारेबाजी की जा रही थी अब तक कुछ ही देर कबल। लेकिन पुलिस की भारी नफरत देर से आई जिसके बाद इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई। लेकिन अब जो है पुलिस फौरी पहुंची है और उन्होंने सिक्योरिटी हिसार बना लिया है दोनों ग्रुपों के दरमियान और इस वक्त सूरत हाल पुलिस के मुकम्मल कंट्रोल में है। जी इस्लामाबाद में इस वक्त उस्मान मुजफ्फर हमें अपडेट कर रहे थे डी चौक पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी जानिब अपोजिशन के जो कारकुनान हैं वो भी मौजूद हैं और आज ज़ाहिर के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन, इससे पहले जब अदम एतमाद या एतमाद का वोट जब प्राइम मिनिस्टर ने लिया तब भी ये सूरत हाल जो कि किसी भी तौर जिसे एक सेहतमंद माहौल करार नहीं दिया जा सकता और आज भी लगभग वही सूरत हाल देखी जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जो मुकामी इंतजामिया है वो काफी हाई अलर्ट रहे इस तरह की किसी भी सूरत हाल से, नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए। एक बार फिर चलते हैं हम कौमी असेंबली में। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। 20 मिनट का वक्फा है और अब तो खैर 15 मिनट ही रह गए हैं जिसके बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू किया जाएगा। आज जमात इस्लामी न्यूट्रल है और उनकी वैसे भी एक ही सीट है। अब अगर वो न्यूट्रल नहीं होते तो शायद किसी एक पार्टी को उसका फायदा मिल पाता। इन अपेरेंटली देखा जाए जो नंबर्स हमें सामने नजर आ रहे हैं, अब देखना है कि वोटिंग के बाद कितनी ये सिचुएशन चेंज हो जाती है। उसके हिसाब से पीडीएम के पास या पूरी ऑपोजिशन के पास इस वक्त 51 नंबर्स हैं और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हुकूमत के पास 48 नंबर्स हैं। आज भी एक दूसरे के ऊपर इल्जामात का जो सिलसिला है वो दोबारा से शुरू हो गया उस वक्त जब आज इलेक्शन से पहले खुफिया कैमरों का इंकशाफ किया गया अपोजिशन की जानिब से, जिसके बाद ये तनकीद की गई और ये इल्जाम लगाया गया कि ये हुकूमत की जानिब से किया गया है, जबकि हुकूमत अपोजिशन पर इल्जाम लगाती नजर आती है। वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। इस पर मजीद भी बात करते हैं। शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एंकर पर्सन फॉर आज न्यूज। शौकत, बहुत ही ड्रामेटिक अगर कहा जाए कि ये कैमरास जो यहाँ पे लग गए एक परफेक्ट रियलिटी शो का मंजर पेश करने जा रहे थे ये कि अंदर हो क्या रहा है। लॉट ऑफ ड्रामा हैपेंड, लेकिन चले 5 बजने वाले हैं और वोटिंग हो चुकी है। मैं कहता हूं कि इसी बात को आगे बढ़ाएं। जो कैमरा था सारा दिन हम उस पर बात करते रहे। अब इसहाक डार साहब और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब की जो है वो तो वोटिंग नहीं है, बाकी हैं 98। अब बड़ा दिलचस्प सिनेरियो बन गया है कि अगर कोई एक आध मेंबर आगे पीछे हो गया हो तो फिर 49 हो गया तो फिर क्या होगा। उसके लिए भी एक सोल्यूशन है जो सेनेट के रूल्स ऑफ बिजनेस एंड कंडक्ट ऑफ द हाउस रूल्स 2012 है, उसका मैं आपको रूल 10 बताता हूं। उसके सेक्शन 6 रूल में ये वादे किया गया है कि दोबारा वोटिंग होगी और उस वक्त तक वोटिंग होती रहेगी जब तक किसी एक उम्मीदवार की जीत नहीं होती। लेकिन उससे हट के मुझे जो अब नजर आ रहा है कि जो नंबर थे पीडीएम के वो तो पूरे थे, लिहाजा जो मैकेनिज्म अगर कैमरे वाला था भी सही, रिकॉर्डिंग होनी भी थी, अगर आवाज भी रिकॉर्ड होनी थी तो वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो गया। तो लिहाजा अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपोजिशन वाले बिकेंगे या अपोजिशन वालों पे कोई जो अगर खुदा ना खास्ता कोई दबाव था तो वो काम करेगा। तो मेरे नजदीक तो स्ट्रेट ये पोलिंग है, इसमें 51-47 और मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन हारेगी आज। अच्छा ठीक है, ज़ाहिर है कि इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं। सना बुच्चा ने भी हमें ज्वाइन किया। आज की इस मजमूई सूरत हाल और इस मजमूई सूरत हाल में जो बड़ा ट्विस्ट एक आया वो कैमरों का इंकशाफ, खुफिया कैमरों का इंकशाफ, हुकूमत अपोजिशन पे और अपोजिशन हुकूमत के ऊपर जो है इसका वो डाल रही है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो इत्तलात आई कि सिक्योरिटी एक दिन पहले ही तब्दील की गई थी। बहरहाल इस वक्त भी वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और क्या आप सेंस कर रही हैं, क्या लग रहा है, क्या होना है, क्या होने जा रहा है अभी? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सना बुच्चा आपसे। जी
دیکھیں میں متفق ہوں جو یہ راجو صاحب بھی آئی تھنک گفتگو کر رہے تھے کہ 51 اور 47 ووٹس ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو صبح ناشتے پہ بھی 51 تھے اپوزیشن کے. سنا آپ کی آواز ہم تک ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے. سنا آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ سے بھی مزید جانتے ہیں. شوکت آپ کی جانب آ جاتے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں اپیرنٹلی جو نمبرز نظر آ رہے ہیں آپ کے حساب سے اپوزیشن آج جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیا لگتا ہے انڈر اینی سرکمسٹانسز کوئی اپ سیٹ ہو سکتا ہے؟ بیکاز چونکہ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کر لیا ہے، دیٹ از آئی ایم آسکنگ یو. بالکل میری اپنی رائے کا میں نے اظہار کیا ہے. میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ کل پرسوں سے جو حکومت کی میٹنگ ہوتی رہی اس میں نئے الیکشن کے حوالے سے بھی بات کی جاتی رہی کہ ہم نئے الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں، تو حکومت کچھ ذہنی طور پہ یہ تیار بھی لگتی تھی کہ اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے. پھر قومی اسمبلی میں جتنا حکومت نے زور لگایا، اپنے بندوں کو جو نہیں روک سکتے وہ دوسرے کے بندوں کو کیا توڑیں گے بتائیے مجھے. تو میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی بندوں پر اعتماد نہ ہو لیکن دوسروں سے بات زیادہ اچھی ہو گئی ہو. دوسروں سے بات پھر قومی اسمبلی میں زیادہ آسان تھی نا اس وقت ہونا. ابھی تو یہ جو نئے ان کے لوگ آئے ہیں اپوزیشن والے، یہ سارے ہارڈ کور کمٹمنٹ والے لوگ ہیں اپنی اپنی پارٹی کے ساتھ، جنہوں نے ان پریشرز میں رہ کر جو 2.5 سال میں جو اپوزیشن کہتی ہے ہمارے اوپر پریشر رہے ہیں، ان پریشرز میں رہ کر اپنی پارٹیوں کا ساتھ نبھایا ہے. وہ کھڑے رہے ہیں تھرو تھک اینڈ تھن، جس کو کہا جاتا ہے سٹینڈ لیا ہے. تو اگر اس پروسیس میں وہ کھڑے رہے، کسی کے خلاف فرض یا کیس ہوئے یا کسی کو دھمکی دی گئی یا کسی کو کال آئی، اور کچھ تو باہر آ کر بتا بھی رہے ہیں کہ جی ہمیں کالیں آتی رہی ہیں، وہ آئی ہیں یا نہیں ہے، میں اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہ رہا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس ویسے بھی خفیہ رائے شماری تھی. ٹھیک ہے، اب میرے خیال سے آگے بڑھتے ہیں. ثنا بچہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثنا، اب یہ جو بات ہو رہی ہے پارٹی سے وفاداری کے حوالے سے، یہ بھی اپوزیشن کہہ رہی ہے، اور بالکل ظاہر ہے کہ اگر دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف گو کہ اس وقت سینٹ میں سب سے زیادہ اس کی نمائندگی ہے، لیکن اپنا جو ہارڈ کور پی ٹی آئی کا اس کے پاس نہ اس وقت چیئرمین اور نہ ہی ڈپٹی چیئرمین. کیا کہیں گی؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ چیئرمین سینٹ تو بہرحال اپوزیشن کے جو امیدوار ہیں پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار وہ گیلانی صاحب ہی بنیں گے. یہ میری گٹ فیلنگ کہہ لیجیے، مجھے الہام آیا ہے یہ کہہ لیجیے. لیکن جو تمام تر چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ایک تواتر سے جو پریشر ٹیکٹکس اپوزیشن نے اپنائے ہوئے ہیں پچھلے 2 دن سے، اگر آپ دیکھیں خاقان عباسی صاحب نے بھی کل جس طرح سے گفتگو کی، بیٹھ کر کے ان کو فون آ رہے ہیں یہ مت کریں، اور ہم بات اور آئے سے آپ کو خط لکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نیوٹرل ہو جائیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات سچ ہو کہ کہیں سے بھی آپ حکومت میں آمد آپ کا نہیں ہے. تو یہ تمام تر چیزیں تو میرا خیال ہے دوسروں کو محتاط کرنے کے لیے بھی تھیں. جہاں سے یہ پیغام پہنچانا تھا وہاں تک تو پیغام پہنچ بھی گیا ہوگا. جو اس وقت ایفرٹ کیے جا رہے تھے اگر حکومت کر رہی تھی تو بھی مگر میرا خیال یہ بہت خان صاحب کا یہ جو کوالٹی ہے نا خان صاحب کی کہ میں نہیں چھوڑوں گا غریب، وہ یہ آج کیمرے اسی بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جنہوں نے ووٹ نہ دیا مجھے آج اور جو پھرے ان کو پھر میں نے چھوڑنا نہیں ہے. تو یہ بالکل مجھے تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے اس بارے میں کہ خان صاحب کا آئیڈیا ہوگا یا خان صاحب نے لگوائے ہوں گے یا خان صاحب کے جو شاہ کے وفادار ہیں انہوں نے لگوا دیے ہوں گے کہ خان صاحب کو پتہ چل جائے کہ کون ہے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا اور اس کے بعد میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. تو یہ تو خان صاحب کا وسیلہ ہے ہی. دوسری طرف آپ نے وفاداریوں کی بات کی تو میں یہ بالکل پراٹو صاحب سے اگری کرتی ہوں کہ وفاداریاں بھی ہیں، پریشر برداشت بھی کر گئے، لیکن یہی وفاداریاں ہم نے دیکھا تھا کہ جب حاصل ملنجو صاحب کے 14 ووٹ کم ہوئے تھے تو یہ وفاداریاں پھر کہیں چلی گئی تھیں. تو وفاداریوں پہ تو ڈپینڈ نہیں کیا جا سکتا. میرا خیال ہے کہ اس حد تک تو ہم بالکل میرا یہ خیال ہے کہ گیلانی صاحب جیتیں گے، اور ڈپٹی اسپیکر جو ہو سکتا ہے میرا خیال ہے ڈپٹی چیئرمین جو ہو سکتے ہیں شاید وہ اپوزیشن جو حکومت کے ہیں نامزد وہ ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آل رائٹ، وی گاٹ یور پوائنٹ ثنا، تھینک یو سو ویری مچ. ہمارے ساتھ شوکت پراچا بھی موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. یہاں پر وقت ہو گیا ہے ہیڈ لائنز کا، اور ہیڈ لائنز کے بعد جب واپس یقینی طور پر ریزلٹس بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، چونکہ 5 بجے تک کا وقت دیا گیا تھا کہ اس کا انتظار کیا جائے گا. اینڈ آبویسلی جب 5 بج جائیں گے تو اس کے بعد گنتی کا عمل شروع کر لیا جائے گا. لگ بھگ جو لگ رہا ہے کیونکہ گنتی کا عمل شروع کرنا ہے، اٹ وونٹ ٹیک مور دین 20 اور 30 منٹس میکسیمم، اینڈ دین ویل نو کہ کون ہے نئے چیئرمین سینٹ 2021. یہاں پہ وقت ہو گیا ہے ہیڈ لائنز کا.